हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज इस वीडियो में ऑप्टिक्स का लास्ट वीडियो लेके चल रहे हैं। इसमें इसको कंक्लूड किया जाएगा। तो जैसा कि इसमें हम टाइम बचाने के लिए स्लाइड बना लिए हैं, थोड़ा आपका वीडियो शॉर्ट हो, ये हमारा कोशिश है। तो देखिएगा, हम लोग कल इसके पीछे जो वीडियो बनाए थे इसमें आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इंफॉर्मेशन दिया गया था और उसमें ह्यूमन आई के बारे में बताया गया था। ठीक है, ह्यूमन आई के साथ साथ हमको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या टॉपिक कवर करना है ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। ह्यूमन आई में आपको बताए थे कि इससे सवाल आता है डिफेक्ट ऑफ विजन से, हर साल क्वेश्चन आता है इससे डिफेक्ट ऑफ विजन से, और इसका करेक्शन से सवाल आता है कि किसके आंख में क्या डिफेक्ट हुआ है तो उसको कौन सा लेंस का चश्मा लगेगा, उस पर सवाल आता है। और उसमें 4 क्वेश्चन बनता है, मायोपिया का, हाइपरमेट्रोपिया का, प्रेस बायोपिया का, एस्टिग्मेटिज्म का। ठीक है, तो इसके बारे में इसके पीछे वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है सेकंड नंबर में सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आज हमको इसको भी कवर करना है। कंपाउंड है, टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में 2 इसका पार्ट होता है। तो इतना हमारा सिलेबस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में इसी से सवाल बनेगा। ठीक है, 5 मार्क्स का सवाल बनेगा, 1 मार्क्स का सवाल बनेगा, 2 मार्क्स का सवाल बनेगा, हर वैरायटी का सवाल यहां से निकलने वाला है और आएगा ही आएगा। तो इसको कवर करना हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स में इसको तो कवर करके जाना ही चाहिए हर बच्चा को। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई के बारे में आपको डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में बताया गया था। अब थोड़ा सा आई के बारे में भी देखते हैं, ह्यूमन आई के बारे में देखते हैं कि क्या लेना है। ह्यूमन आई का भी बना था। ह्यूमन आई का आपको दिखा था क्या? नहीं दिखा था? इसी में था, पहला में ही। हाँ, आ गया, ये बैक में चला गया था। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, ह्यूमन आई को हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जैसा डायग्राम दिख रहा होगा, ह्यूमन आई का सही में डायग्राम ऐसा होता तो नहीं है, नहीं ना। इसको अगर बायो का कोई स्टूडेंट होगा तो उसको लगेगा कि ये क्या है, लेकिन हमको फिजिक्स के हिसाब से ह्यूमन आई में क्या क्वेश्चन है उसको हमको कवर करना है। ठीक है, तो देखिए, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर लगभग जो होता है वो स्फेयर के जैसा होता है। स्फेयर का मतलब गोलाकार। ठीक है, जैसे गेंद होता है ना, इसको आई बॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आई के पीछे क्या लगा हुआ है, तो बॉल के हिसाब से आप समझ लीजिए कि उसी के आकार का ये होगा। देखिए, इसमें जो आंख में क्या क्या इसका फंक्शन है और क्या क्या चीज इसमें होता है उसके बारे में आप समझ लीजिए, इससे ऑब्जेक्टिव सवाल निकल के आएगा। ठीक है, तो आई का जो सबसे फ्रंट सरफेस है, हम मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आई का जो फ्रंट सरफेस होता है ना, इसको बोलते हैं क्या? कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट होगा इसका मतलब क्या है कि लाइट इसमें ट्रेवल करेगा। तो बताइए, सबसे आगे का सरफेस ही है जिसका नाम क्या है? अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो लाइट इसमें इंटर कैसे करेगा? समझने वाली बात है। तो याद भी हो गया कि जो सबसे आगे होगा वो उससे लाइट पास करेगा तब ना अंदर जाएगा। तो कॉर्निया कैसा होता है? कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड में आप देखिएगा तो आप आई को आप देख सकते हैं, दूसरे के आई को, या आईना में जाके आप देख सकते हैं। आपके आई के बीच में एक ब्राउन या ब्लैक कलर का एक गोल जैसा होता है सर्कल। ठीक है, वो क्या होता है हमारा? ये होता है आइरिस। ठीक है, आइरिस का फंक्शन क्या है आंख में कि ये इंटेंसिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपैंड करता है। ठीक है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ लाइट। अमाउंट ऑफ लाइट इसमें कितना इंटर करेगा। देखिए, ये आइरिस के बीच में एक होल है जो रेड कलर से आपको मार्क कर रहे हैं। ये होल का साइज कितना होना चाहिए ये कौन डिसाइड करने वाला है? वो आइरिस डिसाइड करने वाला है। आइरिस अगर लंबा हो गया तो ये होल छोटा हो जाएगा, और आइरिस अगर छोटा हो गया तो ये होल बड़ा हो जाएगा। तो लाइट के इंटेंसिटी के हिसाब से ना ये ऑटोमेटिक अपना शेप को बदलते रहता है। जैसे आप किसी डार्क रूम में जाइएगा ना तो ये ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। डार्क रूम में जाइएगा तो क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि डार्क रूम में अमाउंट ऑफ लाइट कम है और वो चीजों को विजन करना चाह रहा है, तो इसका साइज को घटाएगा तो ज्यादा एरिया बनेगा। तो ज्यादा एरिया से लाइट ज्यादा इंटर करेगा तो उसको कम इंटेंसिटी वाले जगह पे भी उसको मतलब दिखाई देता है। ठीक है, अगर ज्यादा इंटेंसिटी वाला आप रीजन में चले गए, जैसे दोपहर का समय है, ठीक है, सन एकदम सर पे है, पूरा इंटेंसिटी लाइट तेज आ रहा है सन का, तो उस समय क्या होता है कि ये फैल जाता है, और फैल के ये जो बीच वाला होल दिख रहा है इसका साइज वो छोटा कर देगा। छोटा इसलिए करता है कि कम अमाउंट ऑफ लाइट में भी काम चल रहा है। तो जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे ये
फैल जाएगा, एक्सपेंड करेगा, और जहां पे लाइट कम होगा वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है, किसका? तो आइरिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, अगर अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल ना किया जाए ना तो ये लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। ये पूरा लाइट को फोकस रेटिना पे कराएगा, आंख खराब हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका फंक्शन क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? आइरिस का काम क्या है? तो ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करने वाला है। जिस पाथ से लाइट इंटर करता है आई में उसका नाम होता है प्यूपिल। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि आइरिस का जो सेंटर होल है, किसका? आइरिस का जो सेंटर होल है उसका नाम क्या होता है? प्यूपिल होता है। क्लियर है? ये देखिए आइरिस के जस्ट बिहाइंड में आप देखिए, आपको एक लेंस दिख रहा होगा। ये हमारे सबके आंख में लेंस होता है, जिसका कौन सा लेंस बोलते हैं? ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है? तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस आई के जिस मसल से जुड़ता है ना, जो रेड कलर से हम दिखा रहे हैं, इस मसल्स का नाम होता है सिलियरी मसल्स। क्या नाम होता है? सिलियरी मसल्स का फंक्शन है कि लेंस को प्रेस करता है। सिलियरी मसल्स का फंक्शन क्या है? कि लेंस को प्रेस करता है, और प्रेस करके इसके फोकल लेंथ को घटाता बढ़ाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसको कैमरा से अलग करता है। कैमरा आई को देख के बनाया गया है, लेकिन कैमरा का जो लेंस होता है वो फिक्स फोकल लेंस का होगा, फोकल लेंथ का। लेकिन आई लेंस जो है उसका फोकल लेंथ बदलता है, इसलिए दूर के ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख पाता है और नियर बाई ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख पाता है। आई लेंस के पीछे जाइएगा तो आपको जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं? रेटिना। रेटिना है स्क्रीन का काम कर रहा है आई में। किसका काम कर रहा है? स्क्रीन पे जो चीज आप विजन कीजिएगा, देखिएगा, उसका इमेज कहां बनेगा? रेटिना पे। और रेटिना में दो सेल होते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में आप सेल पढ़ते हैं ना, तो सेल होते हैं। ये सेल थोड़ा अलग प्रकार का है। सेल सबका अलग होता है ना, कि सब जगह सेल एक ही टाइप का है। तो ये सेल का काम क्या है ना, कि ये जो रॉड दिख रहा है, रॉड और कोन इसका नाम होता है। रेटिना में दो सेल होता है, इसका नाम क्या होता है? रॉड और कोन, या रॉड्स और कोन बहुत सारे में होते हैं। ठीक है, रॉड का काम क्या होता है कि ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को सेंस करवाता है। क्या करवाता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब अगर कहीं आपको अंधेरा और कहीं में आपको ज्यादा उजाला ब्राइटनेस दिख रहा है, तो जो फील हो रहा है डार्कनेस और ब्राइटनेस, वो किसके कारण? आप कौन के कारण क्या होता है? कौन के कारण? कलर। ये रेड कलर, व्हाइट कलर जो आपको दिख रहा है, येलो कलर, ग्रीन कलर, ये सब सेंस करने वाला कौन है? कौन है। ठीक है, तो इसका फंक्शन भी क्लियर है। जो इमेज रेटिना पे बनता है उसका इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के थ्रू किसके पास जाता है? माइंड के पास जाता है, ब्रेन के पास जाता है। ठीक है, ब्रेन उसको एनालाइज करता है और उसको सेंस करता है कि क्या आई इमेज बनाया है। क्लियर है? तो इसमें सब कुछ के बारे में आपको पता चल गया। देखिए कुछ डिफिनेशन, 2 मार्क्स का सवाल हम आंख के ठीक बीच में लिख रहे हैं। 2 मार्क्स का सवाल इसमें क्या बनता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ, इसका डेफिनेशन पूछा जाएगा। पावर ऑफ एकोमोडेशन को डिफाइन कीजिए। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? आइलेंस का अपना एक एबिलिटी है। आइलेंस का अपना एक एबिलिटी है जिसके कारण ये अपना फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। किसके हेल्प से? तो इसको डिफाइन किया गया क्या? पावर ऑफ एकोमोडेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एबिलिटी ऑफ आइलेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ बाय द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट और फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑन रेटिना। ऐसा बोल सकते हैं। तो जो बोले हैं उसको आप सुन के लिख सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आई का बेसिक फंक्शन है, इसका पार्ट है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए था। आई कुछ नहीं, एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। ठीक, अगला स्लाइड में आते हैं। देखिए उसके बाद डिफेक्ट के बारे में तो बात हो ही चुका था ना, डिफेक्ट के बारे में इसके पिछले वीडियो में बता दिए थे। इसके बाद स्टार्ट करते हैं किसको? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप से मोस्टली सवाल आने वाला है ऑब्जेक्टिव। सिंपल माइक्रोस्कोप से कैसा सवाल आने वाला है? ऑब्जेक्टिव सवाल आने वाला है। अगर ज्यादा से ज्यादा आया तो 2 मार्क्स का पूछ सकता है। इससे 5 नंबर का सवाल तो नहीं आना चाहिए कायदे से। अगर 5 नंबर का सवाल पूछना होगा तो कुछ न्यूमेरिकल टाइप बना के दे सकता है, या 5 नंबर को 2 पार्ट में बांट के दे सकता है। 3+2, 2+3 ऐसा होता है ना। तो उसके हिसाब से सिंपल माइक्रोस्कोप समझिए कि क्या सवाल इसमें बन सकता है। सबसे पहले कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सबसे पहला सवाल, सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या? किस चीज का नाम है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसको कुछ अलग चीज है? ये चांद से आया है? नहीं, चांद से नहीं आया, ये नॉर्मल चीज है। क्या चीज है ये? कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कम होना चाहिए। ठीक है, जितना कम फोकल लेंथ होगा उतना ये बढ़िया इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिकली में जितना कम बना सकते हैं उतना हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक लिमिट के बाद नहीं ना बना सकते।
फोकल लेंथ कितना घटाएंगे? तो मिनिमम या जो स्मॉल फोकल लेंथ का जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसी का नाम क्या होता है? सिंपल माइक्रो। इसको कभी कभी मैग्नीफायर बोल देता है लोग। क्या बोल देता है? मैग्नीफायर या मैग्नीफाइंग ग्लास, या मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्नीफायर बोल रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास बोल रहा है, इस सब किसके बारे में बात हो रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ छोटा हो। इसका काम क्या है, कहां पे यूज करते हैं? तो इसका यूज करते हैं, ये देखिए यहां पे पॉइंट करके हम लिख दिए। मेन मेन चीज को हम आपको बता दे, चाहे दिमाग में बैठ जाए कि क्या होता है। इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू इनलार्ज द साइज ऑफ इमेज। इट इज यूज टू इनलार्ज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन, किसी ऑब्जेक्ट का साइज को बढ़ाना है तो उसके जगह, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? मैग्नीफाइंग ग्लास का। जैसे यहां पे इसका यूज कहां पे होता है? आप जो मेडिसिन खरीदते हैं उसके पे देखिए एकदम छोटा छोटा अक्षर में कुछ कुछ लिखा रहता है, और आप नेक डाई से देखिएगा तो बहुत लोग, हम लोग तो देख पाते हैं, एक लिमिट के बाद हम लोग भी नहीं देख पाते हैं उसको। क्लियरली देखना है तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके दिखाया जाता है। प्रैक्टिकल में मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोग देखा है, ऐसा होता है, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में फ्री दिया जाता है। इसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, जो बीच में से मोटा होता है लेंस। देखिए कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो बीच में मोटा होता है। तो इसका पहचान भी सही है, डेली लाइफ में मिला हुआ चीज है, यूज भी आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसका कोई पूछे सवाल पूछेगा क्या कि मैग्नीफाइंग पावर बताइए इसका कितना होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रैक्टिकली मैग्नीफाइंग पावर कितना हो सकता है? तो इसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो सकता है 9, ठीक है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना हो सकता है? 9 टाइम्स। अब इससे इमेज कैसे बनता है, कैसा इमेज बनाता है, इस पे सवाल बनेगा। तो देखिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, रे डायग्राम फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज कैसे बनता है या बनाता है उसको समझना है। आप अभी छोड़ दीजिए क्या लिखा हुआ है, आप उसको समझने की कोशिश ना करें, जैसे हम आपको समझाएंगे वैसे समझिएगा, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनेगा उसका रे डायग्राम 2 पार्ट में बनेगा। पहला जो बनेगा कि इसका जो फाइनल इमेज है, जो इमेज है फाइनल इमेज, ये बनेगा नियर पॉइंट पे। नियर पॉइंट कितना को बोलते हैं? 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट किसको बोलते हैं? तो सिंपल माइक्रोस्कोप से एक रे डायग्राम हमको किसके लिए बनाना है? जब फाइनल इमेज कहां पे बने? नियर पॉइंट पे। नियर पॉइंट पे हम क्लियरली देख पाते हैं, तो एक केस इसके लिए बनाएंगे, और दूसरा जो बनाएंगे इसको लिखेंगे फाइनल इमेज एट इनफाइनाइट। फाइनल इमेज कहां बनना चाहिए? तो ये दोनों का केस आपको समझना है कि सिंपल माइक्रोस्कोप से इमेज कैसा बनता है, नियर पॉइंट पे बनता है तो कैसा बनता है, इनफाइनाइट पे बनता है तो कैसा बनता है, इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। देखिए एक कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है, रेड कलर से हम फिर से दोबारा मार्क कर रहे हैं, ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को ही क्या बोलते हैं हम? सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इससे हमको इमेज बनाना है, तो इससे इस इमेज बनाना है, तो देखिए इस लेंस के एक तरफ क्या रख दिए हैं? ऑब्जेक्ट। इस लेंस के एक तरफ क्या रख दिए हैं? ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे रखना है आपको? तो 2 पोजीशन डिफाइंड है इसमें। पहला कि ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में रखना है, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में रखना है। तो इसका जो इमेज बनेगा ना वो वर्चुअल बनेगा और इनलार्ज बनेगा। आप इमेज का फॉर्मेशन इसे समझते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखा जाएगा तो इसका इमेज लेंस के इन फ्रंट बनता है। वो कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल बनता है, लार्ज बनता है, वर्चुअल बनता है और इनलार्ज बनता है। तो देखिए यही किया गया, बस रे डायग्राम में यही है, कुछ अलग चीज नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट लिया गया जिसका इमेज बनाया गया। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए। एक रे को ले गए पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, दूसरा को ऑप्टिक सेंटर से ले गए। ऑप्टिक सेंटर से जो गया वो सीधा निकल गया, इसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया वो कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। पैरेक्सिल रे के लिए वैलिड होता है ना, तो ये फोकस से गया। बताइए दोनों रे आपको क्या लग रहा है? डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, पैरेलल है? तो आपको दिख रहा होगा कि ये डाइवर्ज कर रहा है, मतलब जैसे जैसे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा। तो इस साइड तो इंटरसेक्शन का कोई चांस बन नहीं रहा है। जब तक ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा नहीं, जब तक इमेज का फॉर्मेशन तो नहीं देगा ना, तो इधर इंटरसेक्ट करने वाला है नहीं। तो हम इसको क्या किए कि वर्चुअली इसको पीछे की ओर ले गए। कहां ले गए? वर्चुअली पीछे की ओर ले गए। तो पीछे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो देखिए इमेज का फॉर्मेशन हो गया। इस कॉन्वेक्स लेंस के तरफ में क्या रखना है? एक आई रखना है, मतलब आई एक नहीं रखना है, जो आपके पास है वही रखना है, अलग से खरीद के थोड़ी लाना है। तो ये लेंस के साथ में क्या रखिए? जैसे हम इसको यूज करके बताते, जैसे मान के चलो कि ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो इसके एक तरफ क्या है? हमारा आई है, और दूसरा तरफ क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। हाथ का रेखा भी देखता होगा, देखते हैं कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप लगा के देखते रहता है, ठीक है ना। बड़ा बड़ा रेखा बताता है कि ये तुम्हारा कौन सा रेखा है, ठीक। तो देखिए इसके एक तरफ क्या रखना है?
आई, ये आई दिखाया गया है कि लेंस के एक तरफ आई है, दूसरा तरफ ऑब्जेक्ट है। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही क्या बना है उसका इमेज। इमेज कैसा बना है, बड़ा बना है, सीधा बना है। तो ये आई से देखेंगे तो इसका बड़ा इमेज दिखाई देगा ना। तो इसका काम समझ में आया। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कहां रखे थे, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा ऑप्टिक सेंटर से उसको हम लिखते हैं यू से, तो यू से लिख दिया गया। जो इसका फोकस उसको हम एफ लिख दिए। दिख रहा है सब कुछ। ये ऑप्टिक सेंटर था ही। यहां पे जो इमेज बन रहा है, इमेज, ये इमेज बना है ना, तो इमेज का हमको साइज पता करना है। तो इमेज आई पे, ये आई इसके जस्ट बगल में है, तो इमेज जो आई पे एंगल बनाने वाला है रे से, वो जितना एंगल बनाएगा उसी को हम बोलेंगे एंगुलर साइज। क्या बोलेंगे? जैसे आई किसी भी चीज को देख पा रहा है, जैसे हम यही चीज आपको दिखा रहे हैं तो इतना बड़ा साइज आपको दिख रहा है। ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि ये आई पे, आपके आई पे कितना एंगल सबटेंड किया है। अगर ये ऑब्जेक्ट को हम आपसे बहुत दूर लेके चले जाए तो इसका साइज छोटा दिखाई देगा। छोटा इसलिए दिखाई देगा कि जब इसको दूर लेके जाएंगे ना तो ये आपके आई पे जो एंगल बनाएगा वो बहुत छोटा बनाएगा। जितना बड़ा एंगल जितना साइज बड़ा दिखेगा, जितना छोटा एंगल उतना साइज छोटा दिखेगा। तो देखिए यहां पे जो इस इमेज जो दिख रहा है इस आई को, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आई पे ये एंगल कितना बनाया है। तो जो एंगल ये बन रहा है ना वही एंगल हम किस पे मानेंगे, आई पे, क्योंकि आई इसके जस्ट बगल में ही है ना। तो एंगल हमको वही मानेंगे कि जो ये एंगल बना रहा है वही आई पे बना रहा होगा। तो कितना एंगल लिखा हुआ है, थीटा आई। ये थीटा आई को क्या बोला जाएगा, एंगुलर साइज ऑफ इमेज। एंगुलर साइज ऑफ, इसके पहले तक हम बात जो करते थे उसको हम लीनियर साइज में बोलते थे। जब हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो साइज कैसा होगा, एंगुलर डिफाइंड है। तो यहां पे बताइए थीटा इस एंगुलर साइज ऑफ इमेज निकल गया। जितना देखिए कैसे निकाले, इमेज का साइज कैसे निकालेंगे। देखिए इधर हम लिखे हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, आपको बताते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, देखिए ये एक आर्क बन रहा है, इसको आप क्या मान लीजिए, आर्क। एक आर्क ये बन रहा है रेड वाला जो आपको हम ब्रैकेट कर रहे हैं, और दूसरा ये बड़ा आर्क भी बन रहा है, दिख रहा है, सीधा सीधा लाइन है। तो एक छोटा आर्क बना और एक, ये दोनों आर्क से आर्क का रिलेशन लगा के हम थीटा आई का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो तो इधर आर्क का ये डेफिनेशन देखिए, यहां पे एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। अगर ये आर्क है और ये थीटा है, ये आर्क का लेंथ है एल और ये इसका रेडियस है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। ये रिलेशन आपको पता होगा। यही फॉर्मूला को निकाल के हम थीटा निकालते हैं। तो देखिए एल का काम कौन करेगा, एच, और आर का काम कौन करेगा, यू। तो थीटा आई बराबर बोल सकते हैं एच अपॉन यू। तो देखिए यहां पे हम थीटा आई का वैल्यू लिखे हैं, थीटा इक्वल टू एच अपॉन, ये छोटा वाला से लिखे ना, यही वाला वैल्यू को हम बड़ा वाला से तो लिख सकते थे। तब बड़ा वाला से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ ये कितना है, डी है। ये फाइनल इमेज कहां बनाया है, नियर पॉइंट पे। आपको बताया था कि फाइनल इमेज कहां बनना चाहिए, तो फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बना। फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनाना है तो ये ऑब्जेक्ट को कहां लेना, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के। ये ध्यान में आपको रख लेना है कि फाइनल इमेज हमको नियर पॉइंट पे बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के। तो उसका फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन जाएगा। ठीक है, तो इससे लिखेंगे तो क्या बनेगा बताइए, तो कैपिटल एच बाई डी, तो कैपिटल एच बाई मिल गया थीटा आई। हमको इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए बोलेगा, या आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव सवाल में देगा कि बताइए सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना होता है। क्या पूछेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन। तो पहले याद करो कि सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है ना वो एंगुलर डिफाइंड है। कैसा डिफाइंड है, एंगुलर की लीनियर, एंगुलर डिफाइंड है। देखिए यहां पे हम डिफाइन किए हैं मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। कब बात कर रहे हैं हम, नियर पॉइंट का मतलब कि फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन रहा है। तो जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन रहा है उसका मैग्निफिकेशन आप निकाल रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो इसको डिनोट कीजिएगा एमडी से। एमडी का मतलब क्या हुआ, इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज प्रोड्यूस्ड एट। समझ में आ रहा बात, एम से मैग्निफिकेशन और डी से नियर पॉइंट। तो मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज प्रोड्यूस्ड एट नियर पॉइंट, तो बराबर में क्या है, थीटा आई अपॉन, पहले हम बताओ मैग्निफिकेशन को क्या लिखते थे, एच आई अपॉन। तो बस यही सी को लीनियर फॉर्म था, इसको एंगुलर बना दो। तो थीटा आई अपॉन, थीटा आई को क्या बोल रहे हैं, इमेज, और थीटा वो क्या होगा। तो हमको इमेज का तो मिल गया था ना, ऑब्जेक्ट का तो अभी नहीं मिला है। तो देखिए ऑब्जेक्ट का कैसे निकालेंगे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है बात। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज हम निकालने के लिए यहां पे एक डायग्राम बनाए हैं कि सपोज करिए कि आई है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया जिसका हाइट कितना है, ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा ओ।
इसको आई से कितना डिस्टेंस पे रखा गया है? अगर तुम इसको क्लियर देखना चाहते हो तो कम से कम डिस्टेंस डी होना चाहिए ना, तो कम से कम डिस्टेंस डी पे इसको रख क्या देख रहे हैं? जितना ये एंगल आई पे बनाएगा वही नहीं इसका साइज दिखाई देगा। तो यहां से जो थीटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ। अब फिर से वही आर का फॉर्मूला एच अपॉन थीटा बराबर एल बाई आर होता है ना, तो एल का काम आर का काम तो एच बाई, तो थीटा वो भी मिल गया। अब जो मैग्निफिकेशन आपको बता रहे थे, तो मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन किया गया? थीटा आई अपॉन थीटा ओ, मैग्निफिकेशन डिफाइन की, इसमें वैल्यू पुट कर दी, थीटा आई की जगह पे एच बाई, तो एच बाई, अब थीटा ओ की जगह पे तो एच बाई डी में उल्टा करेंगे ना, तो डी बाई एच, तो क्या बचा? डी बाई। अब इसमें क्या करना ना कि इस लेंस के लिए लेंस फार्मूला का यूज करना। लेंस फार्मूला तो आपको पता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। u है इसका u है, v इसका d है। आप फोकल लेंथ को f मान लेना, ठीक है? तो u d और f में एक रिलेशन मिलेगा, वहां से u निकल जाएगा। u किसके टर्म में आएगा? d और f के टर्म में। वो रिलेशन लाके देखो यहां पे लिख दिए हैं, पुट द वैल्यू ऑफ u यूजिंग लेंस फार्मूला का यूज करके u का वैल्यू निकालो। u का वैल्यू किसके टर्म में आएगा? df के टर्म में आएगा, क्योंकि d और f बच रहा है, तो d और f के टर्म में u का वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर दीजिए। पुट कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा? 1 प्लस डी बाई। ये मैग्निफिकेशन किसके लिए हुआ है? किसका मैग्निफिकेशन निकाले हो? सिंपल माइक्रोस्कोप का। कब के लिए निकाले हो? जब फाइनल इमेज कहां बना है, तब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनेगा, तो उसका मैग्निफिकेशन कितना आया? बताओ। इतना करने के बाद अगर आपका से सवाल अगर ये सब छूट जाता है तो किसका मिस्टेक बोला जाएगा? बिल्कुल आप स्टूडेंट का, क्योंकि इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है बताइए? आपको एक एक चीज क्लियर कर दिया गया है। आप इसको देखिए, वीडियो को कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, देखिए, समझिए, उसके बाद अपने से ड्रॉ करके सब कुछ निकालिए। अगर एक बार सब कुछ अपने से देखने के बाद कर लेते हैं तो कोई चीज बचेगा नहीं बचेगा। तो पहला केस क्लियर। इसका सेकंड केस पे हम आते हैं। देखिए, व्हेन फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड एट, जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा तो उसके लिए पहले रे डायग्राम देखते हैं। तो ये रे डायग्राम है ना, ये क्या बना हुआ है? रे डायग्राम। इससे अगर 5 नंबर का सवाल 2 नंबर का सवाल बने कि एक्सप्लेन करो सिंपल माइक्रोस्कोप, तो बिना डायग्राम के एक्सप्लेन होगा। अगर बिना डायग्राम के बच्चा एक्सप्लेन करके आता है तो उसको नंबर मिलेगा, और नंबर मिलेगा तो कितना मिलेगा? तो मेन चीज क्या है इसमें? डायग्राम बना दीजिए ढंग से, मोटा मोटा चीज भी अगर एक्सप्लेन पॉइंट वाइज भी आप कर दीजिए तो आपको आंसर में नंबर पूरा दे देगा। क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना, इसमें भरपना लिखने का कहानी जरूरत नहीं होता है। चीज लिख दीजिए जो मेन चीज है, और उसके बारे में आप नीचे पॉइंट आउट करके आप लिख दीजिए। एक पॉइंट करके भी बना दीजिए कि देखिए ये है, ऐसे जा रहा है, वैसे जा रहा है, आप पॉइंट करके लिख दीजिए, आपको नंबर पूरा दिया जाएगा। ठीक है? तो एनालिटिकल पेपर है, न्यूमेरिकल पेपर है, उसके हिसाब से इसको तैयारी कीजिए। ठीक है? तो सेकंड केस क्या है? व्हेन फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड एट। देखिए, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे तब बनेगा ना जब ऑब्जेक्ट को आप इसके फोकस पे रखिएगा। ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसका फोकस यहां पे मान लेते हैं, ये फोकल लेंथ है, तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना पड़ेगा? क्योंकि आप पढ़े हैं कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो यह इमेज कहां बनता है? तो इमेज कहां बन गया? काम खत्म हो गया। अब इमेज इनफाइनाइट पे बन गया, इसका मैग्निफिकेशन चाहिए। तो देखो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो आई से डिफाइन होता है ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किससे डिफाइन किया गया? तो इसका वैल्यू कितना आया था? h बाई डी। ये तो आई के लिए फिक्स है। अब साइज ऑफ इमेज चाहिए, तो साइज ऑफ इमेज तो यहीं से ना आएगा। तो थीटा आई बराबर क्या बोलेंगे? यहां से देखो, ये आर्क लेंगे, ये हाइट कितना, और ये क्या है? तो h अपॉन मैग्निफिकेशन किसके लिए निकाल रहे हैं? फाइनल इमेज कहां बना है? तो क्या लिखेंगे? थीटा आई अपॉन वैल्यू पुट करो h बाई एफ, थीटा आई ना, तो h बाई एफ इंटू डी बाई एच, एच कैंसल, तो मैग्निफिकेशन कितना आया? डी बाई। तो देखो, ये इसका मैग्निफिकेशन है। अब ये दोनों में से कोई सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है? ये फाइनल इमेज कहां पे बना? इनफाइनाइट। अगला सवाल कि सिंपल माइक्रोस्कोप से इमेज कैसा बनता है? सिंपल माइक्रोस्कोप से इमेज कैसा बनता है? हाँ, तो देखिए, सबसे पहले वर्चुअल, उसके बाद लार्ज, उसके बाद इरेक्ट। कोई सवाल नहीं बचा, सब कुछ बता दिए। जितना बोर्ड पे हम बोले हैं, समझाए हैं, अगर उतना तुम्हारा आ गया समझ में तो काम हो गया। ठीक? तो इसके बाद अगला पे आते हैं। देखिए, अगला हमारा कौन है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? सबसे पहले सवाल तो यही दिमाग में आएगा
तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? सीधा सीधा एकदम पॉइंट जो है वो लिख दिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस था तो उसको बोले सिंपल माइक्रोस्कोप है, अब दो कॉन्वेक्स लेंस ले लिए, काहे लिए, क्यों बनाए इसको? तो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप यही ना है, कॉन्वेक्स लेंस, इसका मैग्निफिकेशन है 9 टाइम्स। अगर 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो उसको 90 सेंटीमीटर का दिखाएगा, ये इसका मैक्सिमम क्षमता है। अगर हमको 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट को 180 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट देखना है, तब इससे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए किसको बनाया गया? इसका मैक्सिमम यूज बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में किया जा रहा है, ठीक है, छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। ये बहुत हाई मतलब पावरफुल है, इसका रिजोल्यूशन बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि दो गो लेंस अगर हम ले रहे हैं, एगो का 9 एगो का 9, तो 9 9 81 कितना गुना कर देगा? ये 9 9 81 कैसे कर दिए? दो गो लेंस अगर कंबाइंड है ना, आसपास रखा हुआ है, तो उसका इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन कितना होता है? P1 MO मैग्निफिकेशन M1 इंटू M2, तो दोनों का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ रहे हो बात को? तो देखिए मेन चीज समझ में आया कि कंपाउंड बनाया का है क्या? बोलो जी, आप इसमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों बनाया गया? देखिए यहां पे थोड़ा वो उड़ने वाला होता है ना कीड़ा, उसके वजह से ऐसे हो जाता है, कहीं बैठा हुआ होगा ये। चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये उड़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ये सेंसिटिव पैनल होता है, इसको टच करता है वो काम नहीं करता, फ्रीज कर जाता है। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप को सबसे पहला सवाल, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों बनाया गया? क्या होता है तो पता चल गया, कॉम्बिनेशन ऑफ। तो सवाल आएगा दिमाग में, क्या ही बनाया, इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि चीजों को और मैग्नीफाई करना। जो सिंपल माइक्रोस्कोप कर रहा है ना, उससे ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए, तब किसका प्रयोग करेंगे? तो उसमें होता क्या है, दो कॉन्वेक्स लेंस, नाम सुन लो, वन इज कॉल्ड, देखिए एक लेंस का नाम होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और जो दूसरा लेंस होता है उसको बोलते हैं, तो ये दोनों नाम याद कर लीजिए। जो दो लेंस होता है कंपाउंड में, उसका नाम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्ट के पास, जो ऑब्जेक्ट के पास होगा ना, ऑब्जेक्ट के तरफ लिख देते हैं, जो ऑब्जेक्ट के तरफ होगा उसका नाम क्या होगा? और जो आई के तरफ होगा उसका नाम क्या होगा? तो याद करना आसान नहीं है, जो ऑब्जेक्ट के तरफ है वो, और जो आंख के तरफ है वो। फोटो देखो, डायग्राम, इसमें भी वही दो इमेज बनाना है, एक नियर पॉइंट पे और एक इनफाइनाइट पे। देखना बोर्ड पे, देखिए दो कॉन्वेक्स लेंस आपको दिख रहा है, ये दो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं क्योंकि क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो आपको दिख रहा है, इसके बगल में एक ऑब्जेक्ट को रखे हैं, इसका यूज क्या है? नजदीक के ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है, ये नहीं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेके आप मैच देखने चल गए, ऐसा नहीं होना है। नजदीक का ऑब्जेक्ट, पत्ता है, पत्ता, लीफ होता है, लीफ के बीच में लाइनिंग होता है, उसको हमको बड़ा में देखना, जूम करके, उसके अंदर में क्या है, खून फ्लो कर रहा है क्या, देखने का मन कर रहा है, तब किसका यूज करेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ठीक है। आपको दही में होता ना, दही में, हाँ, तो जो बैक्टीरिया है उसको हमको नेक्ड आई से दिखाई देता है, इसको लगा के देखो सब दिखेगा। तो समझ रहे हो कि कहां तक किसके इसका यूज क्या है? हाँ, तो देखिए दो लेंस आपको दिख रहा है, इसके आसपास क्या लिए हम? ऑब्जेक्ट लिए हैं, आस पास लेना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्ट है, इसको हम रख दिए मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे? तो ये लेंस इसका इमेज बनाएगा ना, तो देखिए ये लेंस इसका इमेज बनाया, अब इसको रखे हैं तो इससे इमेज थोड़ा बड़ा में बनना चाहिए, क्योंकि मैग्नीफाई करना है ना, तो लॉजिकल बात है। याद कैसे रखेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम क्या है? चीजों को मैग्नीफाई करना। तो मैग्नीफाई करना तो यहीं से शुरुआत में करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट रखे तो इसका इमेज थोड़ा बड़ा बना के देगा। ये जो पहला से जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना ना, ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये पहला के लिए क्या है, ये दूसरा के लिए क्या है? समझ में आ रहा है? तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। किसके लिए? ये भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, किसके लिए? क्लियर हो गया?
अब ये पहला इमेज बनाया, इमेज जहां बनाया होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस भी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू, इमेज का डिस्टेंस, कोई भी इसमें कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। कंडीशन समझना, जब फाइनल इमेज तुमको कहां चाहिए? डी पे। पहला केस हम बात कर रहे हैं, जब इसका फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनाना है तो जो पहला का इमेज है, ये दूसरा लेंस कौन है? आईपीस। इसका नाम क्या दिए थे? देखो, वन इज कॉल्ड, अदर इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। किसके तरफ? तो ऑब्जेक्टिव कौन हुआ? ये वाला, ये ऑब्जेक्टिव और ये वाला। तो ऑब्जेक्टिव का इमेज आईपीस का, समझ रहा है? ऑब्जेक्टिव का इमेज आईपीस का। ये कंडीशन है कि नियर पॉइंट पे अगर तुमको फाइनल इमेज चाहिए, नियर पॉइंट पे अगर तुमको फाइनल इमेज चाहिए, तो जो पहला ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बना है ना, वो आईपीस के फोकस के अंदर होना चाहिए। देखो बोर्ड पे, ये पॉइंट को हम आईपीस का फोकल लेंथ बोल रहे हैं, फोकस बोल रहे हैं, एफई। क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्टिव का फोकस यहां है, इसको एफओ बोलते हैं। पहला लेंस ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनेगा ना, वो आईपीस के फोकस के अंदर बनना चाहिए। किसके लिए? फाइनल इमेज नियर पॉइंट बनाने के लिए। ठीक है, फाइनल इमेज कहां बनाने के लिए? क्या कंडीशन क्लियर हुआ? ऑब्जेक्टिव का इमेज आईपीस के फोकस के अंदर बनेगा, तब जाके आईपीस का इमेज नियर पॉइंट पे बनेगा। तो इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। समझ गए, एक बार काम हो गया। तो देखिए, अब इसका इमेज बनाना है तो फिर से दो रे, एक रे को कहां से ले गए? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिक सेंटर से जो जाता है उसका रिफ्रैक्शन, बाकी कोई भी रे अगर गुजार रहे हो तो उसका रिफ्रैक्शन दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि सीधा सीधा चला गया, सीधा सीधा चल गया तो फिर गलती हो जाएगा। दूसरा रे देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो होता है वो कहां से जाता है? फोकस से। तो आपको फोकस दिख रहा है, ये दोनों कैसे जा रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है कि पैरेलल है? डाइवर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? तो इधर मिलेगा, पीछे की ओर बढ़ा के देखिए, कहीं पे मिलने का पॉसिबिलिटी दिख रहा था। जहां पे मिलेगा, अपीयर टू मीटिंग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपीयर टू मीट। इसको लग रहा है हमको कि यहां पे मिल रहा है, सच में क्या मिल रहा है? अरे सच में तो लाइट इन्हें गया था, तो इधर कैसे आ गया? तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे प्लेन मिरर में नहीं होता है, प्लेन मिरर में चेहरा दिख रहा है, लाइट वहां गया था, लाइट तो रिफ्लेक्ट होकर बाद वहां बाहर आ गया था, लेकिन हम इमेजिन करते हैं ना, तो ये क्या है? अजम्पशन लिया गया है कि यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जहां पे कर रहा होगा वहां पे इमेज दिखाई देगा। वो इमेज कैसा होगा? तो देखिए, इसके हिसाब से कंपेयर करो। ये ऑब्जेक्ट था ना, आपसे पूछा जाएगा सवाल, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज कैसा बना? तो देखो, ऑब्जेक्ट के हिसाब से कंपेयर करके बताओ, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बताओ कैसा है, बड़ा है कि छोटा? तो बड़ा है। रियल है, वर्चुअल है? क्योंकि डॉटेड लाइंस पीछे गया है, सही में लाइट इधर गया था, तो इंटरसेक्शन रियल है कि वर्चुअल? अगर ये इंटरसेक्शन वर्चुअल है तो इमेज भी वर्चुअल होगा। तो दिखा कि तीन चीज दिख गया, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ा है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टा है, मतलब इन्वर्टेड हुआ, और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ा है। तो कैसा फाइनल इमेज है? वर्चुअल, इन्वर्टेड, इनलार्ज। याद हो गया? इसके बाद आपसे पूछेगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इंटरमीडिएट इमेज कैसा बनता है, बीच वाला इमेज कैसा बनता है? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी जो बीच वाला इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट से उल्टा होता है। उल्टा मतलब इन्वर्टेड होता है, ठीक है, रियल होता है। ये सही में इंटरसेक्शन हुआ था इस रे का? अगर सही में इंटरसेक्शन है तो कैसा इमेज होगा? सब कुछ क्लियर हो गया। रह गया क्या? मैग्निफिकेशन। किसका मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर? देखो, मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर में क्या डिफरेंस होता है, ये सवाल बनता है, ठीक है। लेकिन मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए सेम चीज है। मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर में अंतर है किसके लिए? लीनियर के लिए, एंगुलर के लिए। दोनों में डिफरेंस करना है तो कैसे मान के कि मैग्निफिकेशन लीनियर के लिए है, एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर एंगुलर है, ठीक है। उसके हिसाब से उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोल रहे हैं तो मैग्निफिकेशन बोले या मैग्नीफाइंग पावर बोले, मतलब तो क्यों नहीं आएगा कि एंगुलर होगा। कंफ्यूज नहीं करना है कि कभी मैग्निफिकेशन बोल देते हैं, कभी मैग्नीफाइंग पावर बोल देते हैं, दोनों में अंतर भी है तो फिर भी क्या बोल रहे हैं। तो इसके लिए मैग्निफिकेशन का मीनिंग ही क्या है? एंगुलर, ठीक है। इसके लिए मीनिंग क्या है? अब इसका मैग्निफिकेशन चाहिए हमको, तो देखो ये दो नियर बाई ऑब्जेक्ट है, सॉरी दो नियर बाई लेंस है, इसके बीच का एक चीज और, ये दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस डिफाइन किया गया है उसको हम बोलते हैं ट्यूब लेंथ। क्या बोलते हैं? ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ का यूज आएगा न्यूमेरिकल सवाल बनाने के लिए, यहां पे ज्यादा कोई यूज नहीं है डायग्राम के हिसाब से, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब फाइनल इमेज कहां बना है? नियर पॉइंट पे, तो आपसे बोला जाएगा कि ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ का मतलब दोनों लेंस के बीच का डिफरेंस होता है। ऐसे एक्चुअल जो ट्यूब लेंथ होता है ना,
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या थ्योरी के हिसाब से इसके फोकस से लेके ई वाला फोकस तक के बीच के डिस्टेंस को ट्यूब लेंथ बोला गया है, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकली के लिए इसको भी डिफाइन किए हैं ट्यूब लेंथ, इसको मान के चला जाता है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ट्यूब लेंथ का मतलब क्या हुआ, दो लेंस के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ को कौन चीज से लिखते हैं, एल का वैल्यू बताओ, फाइनली में नियर पॉइंट पे बना है तो एल कितना होगा। तो देखो ये डिस्टेंस ये पूरा नापना है ना, तो यहां से यहां तक यहां से यहां तक, तो क्या बोलेगा v प्लस, क्लियर हुआ। रह क्या गया मैग्निफिकेशन। तो देखिए मैग्निफिकेशन के लिए हम बात करते हैं। मैग्निफिकेशन दो लेंस अगर आसपास है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस इसके बीच में नहीं होता है, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड एट नियर पॉइंट, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, दोनों लेंस के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, काम हो गया। तो देखिए मैग्निफिकेशन कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एक सिंपल लेंस जैसा बिहेव कर रहा है, सिंपल लेंस का मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू, क्या होता है v बाई यू। अब देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस किसके जैसा बिहेव कर रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस किसके जैसा बिहेव कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप, इसके एक तरफ आई है दूसरा तरफ ऑब्जेक्ट है जिसका फाइनल इमेज दे रहा है, तो आईपीस किसके जैसा हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का नियर पॉइंट के लिए मैग्निफिकेशन इसके पिछला स्लाइड में आपको बताया गया था 1 प्लस डी बाई एफ, तो यहां पे एफ की जगह क्या लिख देंगे, एफ ही। फाइनल इमेज कैसा बना है, उल्टा, इसके आगे क्या लगा दो, माइनस, क्लियर हो गया। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक। अगला देख लीजिए इसका सेकंड केस, कहां पे, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा तब इसका सब कुछ एक्सप्लेन कीजिए। देखो बोर्ड पे, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनाने के लिए ये जो यू लिए थे ना, ये क्या आया था, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है, इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ। पूछा जाएगा सवाल ऑब्जेक्टिव में, बताइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, ऑब्जेक्टिव का कि आईपीस का, आईपीस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है। इसका हमको मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, तो पहले रे डायग्राम देखते हैं। फाइनल इमेज कहां बनाना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यूओ, ये भी हो या भी हो, ऑब्जेक्टिव के लिए है। ये जो ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनेगा ना, फाइनल इमेज अगर इनफाइनाइट पे तुमको बनाना है तो ऑब्जेक्टिव का इमेज इसके फोकस पे बनना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का इमेज इसके, तभी नहीं इनफाइनाइट पे ले जाएगा। आज सिंपल माइक्रोस्कोप पे तो है ही, आज सिंपल माइक्रोस्कोप में अभी अभी तो देखे थे ये चीज कि ऑब्जेक्ट कहां पे, फोकस पे, तो इमेज कहां बना था, तो वही वाला चीज ना फिर से बना रहे हैं हम। तो जिसको सिंपल आ गया, कंपाउंड ज्यादा मुश्किल होने वाला कुछ नहीं है। तो देखिए इनफाइनाइट पे चला गया, आपको इसका क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो बताओ भी बाई यू बदल गया है, नहीं ना बदला है जी, यू और भी तो सेम है ना है, यहाँ पे यू नोट लिखे हैं तो क्या लिखेगा, भी नोट बटा यू नोट। हाँ बताओ इनफाइनाइट के लिए इसका मैग्निफिकेशन कितना था, डी बाई, तो क्या लिखेंगे डी बाई, क्या इस ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के, इमेज कहाँ बना, तो ये भी कैसा इमेज हुआ, इन्वर्टेड, रियल की वर्चुअल, माइनस लगा देंगे क्या कि उल्टा है, रियल है कि वर्चुअल, 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 इन्वर्टेड, लार्ज, इनलार्ज, वेरी इनलार्ज, बहुत बड़ा, ठीक है। क्या क्लियर हो गया, मैग्निफिकेशन भी हो गया। चलिए अगला पे बढ़ लेते हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको। हाँ तो जितना भी आपके आसपास जितने स्टूडेंट हैं ना, जो वेब क्लासेस में ऑफलाइन नहीं भी पढ़ते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, ठीक है। फायदा उठाने दीजिए फ्री में, उनका भी भला होगा, आपको भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, ठीक है। देखिए टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या है, कंपाउंड हो गया, सिंपल हो गया, अब क्या है, तो इसको टेलीस्कोप को बोलते हैं क्या, दूरदर्शी। नाम क्या है इसका, हिंदी में इसको दूरदर्शी बोला जाता है। टेलीस्कोप का मतलब है कि हमको ऑब्जेक्ट कहां वाला देखना है, या दूरबीन इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है। तो इसका काम क्या है कि दूर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो देखो ये फार अवे ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, बड़ा बहुत दूर ऑब्जेक्ट है उसको हमको देखना है, जूम करके देखना है, तो किसका हम काम करेंगे, किसका यूज करेंगे। टेलीस्कोप दो प्रकार का होता है, टेलीस्कोप पहला क्या लिखा हुआ है, और दूसरा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग, दूसरा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो पहला पे सवाल ज्यादा बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखो इसके लिए क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट कहां पे है, बहुत दूर, बहुत दूर का मतलब इनफाइनाइट, कहां पे मान लेते हैं,
अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, इसमें भी देखो इसमें होता क्या है, ये भी दो कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन है। जो कंपाउंड होता है ना, ठीक वही भी है, लेकिन उसमें अंतर क्या है कि इसका जो पोजीशन है बदल गया है। कंपाउंड में आगे वाला छोटा होता है और पीछे वाला, और टेलीस्कोप में आगे वाला और पीछे वाला। मतलब आईपीस इसमें छोटा है, ये आईपीस है ना, और ये एफओ है ना, इसमें बड़ा कौन होगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल है, कंपाउंड में किसका फोकस बड़ा है, टेलीस्कोप में किसका फोकस बड़ा है, समझ पा रहे हो। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। आप वीडियो देख के पॉइंट आउट करके एक एक पॉइंट बना के सब ऑब्जेक्टिव सवाल का आंसर लिखो। अगर सब ऑब्जेक्टिव जितना इसमें बताते हैं, अगर सब अब तुम नोट डाउन कर पाते हो, सवाल सब उसी के अंदर से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें फोकल लेंथ किसका बड़ा होगा, ऑब्जेक्टिव का, किससे, आईपीस से बड़ा होगा। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। तो देखिए इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, रे डायग्राम बनाइएगा तो केवल ऑप्टिक सेंटर से जो लाइन जा रहा है वही सीधा पास होगा, बाकी दोनों बेंड करेगा, समझ पा रहे हो। अगर आप सीधा सीधा लेके जा रहे हो, अगर एग्जामिनर देख रहा है तो समझ जाएगा कि रट के आया है, समझ रहे हो। क्योंकि डायग्राम सही बनाना, परफेक्ट बनाना भी बहुत बड़ा बात है। अगर डायग्राम एकदम परफेक्ट बना दोगे ना, तो हो सकता है कि एग्जामिनर इसके आगे कुछ देखे ही नहीं कि क्या लिखा है। एग्जाम उसको लग गया कि फोटो बिल्कुल सटीक है, तब बस देख के नंबर दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप एग्जामिनर को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको नंबर लेना है, कौन चेक करेगा नहीं चेक करेगा हमको पता है, लेकिन हमको क्या है यहाँ से कि पेपर ऐसे लिख दें कि कोई भी टीचर अगर जांच करे तो नंबर हमको मैक्सिमम दे। तो कैसे दे सकता है, कॉपी तुम्हारा एकदम क्लियर लिखा होना चाहिए, देख के उसको अट्रैक्ट होगी, कॉपी थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ रहे हो, या उसको देख लेते हैं, फोटो इतना सुंदर सुंदर बनाओ कि वो उस पर अट्रैक्ट हो जाए, अट्रैक्ट होगा नंबर बढ़िया देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसी फोटो कुछ नहीं बना के आ जाना है, जो पूछा जाएगा उसी का ना बनाना है, अपना थोड़ी फोटो बना के आ जाओगे, है नहीं ना। तो देखिए इधर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे बनता ही है। ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना इनफाइनाइट पे, जो ऑब्जेक्ट था जिसका इमेज ही बना, इस सेकेंड आईपीस के लिए किसका काम करेगा, फिर से ऑब्जेक्ट, इसका इमेज, इसका, ये तो सब में सेम चल रहा है ना। ये डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, यूई। यूई कब होगा, जब फाइनल इमेज हमको कहाँ बनाना है, नियर पॉइंट। देखना फिर से सब कंडीशन सेम टू सेम। अगर फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनना है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव का इमेज इसके फोकस पे या फोकस के अंदर होना चाहिए, फोकस के अंदर होना चाहिए। तो इसका फोकस हम यहां दिखाएंगे, समझ पा रहे हो। इसके फोकस या ये इसका लेंस का फोकस यहां है, इसका फोकस यहां है, तो इसके फोकस के अंदर चला आया। तो यूई को हम क्या बोलेंगे कि लेस देन है किससे, एफ से। तो बताओ इसका इमेज बनाने के लिए फिर से दो रे डायग्राम ले गए, ऑप्टिक सेंटर से जो गया सीधा ये डाइवर्ज कर रहा है, मतलब किया तो कन्वर्ज है लेकिन ये दोनों आपस में डाइवर्ज कर रहा है। पीछे की ओर मिलाए कहीं भी इमेज बन गया, जहां पे इमेज बना उसको क्या बोलेंगे कि नियर पॉइंट है। रियल इमेज है, वर्चुअल है, वर्चुअल है, सीधा है, उल्टा है, उल्टा है, बड़ा है, छोटा है, समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत। चलिए इसका मैग्निफिकेशन चाहिए, तो मैग्निफिकेशन देखो कैसे निकलेगा, इसमें सब तो एंगुलर में निकलेगा, एंगुलर साइज ऑफ इमेज, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। तो देखिए ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पे ना है, अब ये जो सीधा सीधा लाइट आया है इसी को हम बोलेंगे कि इसका एंगल होगा एक्चुअल, जो सीधा लाइट पास कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, अल्फा। तो ये अगर सीधा लाइट गया तो ये भी कितना होगा, अल्फा का वैल्यू इधर से तो नहीं ला सकते हम, क्योंकि इधर तो कुछ बन ही नहीं रहा है, इनफाइनाइट से केवल लाइट आ रहा है ना, हमको अल्फा का वैल्यू चाहिए। तो ये अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए आर्क तो चाहिए ना। ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो बताओ आर क्या लेगा तुम, साइज क्या लेगा तुम, कुछ डिफाइन है। तो इधर से काम नहीं बन रहा है, तो हम क्या बोले कि ये जो एंगल इधर बन रहा है वही एंगल तो इधर भी बन रहा है ना। तो जो अल्फा का वैल्यू इधर से आ सकता है, अब मान लो कोई हम इधर से निकाल लिए अल्फा, तो जो अल्फा का वैल्यू इधर होगा वही तो ये भी होगा। तो क्या इसको हम एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, तो कह सकते हैं। तो अल्फा निकाल लेते हैं, निकलेगा किधर से, ये छोटा वाला ट्रायंगल दिखा जिसको आर्क मानेंगे, तो इसको आर्क मान लो, इसके में अल्फा का वैल्यू बताओ। तो थीटा बराबर एल बाई आर, एल का वैल्यू एच और आर का वैल्यू एफ हो, तो अल्फा निकल गया। अल्फा को क्या बोल रहे हैं, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंगुलर साइज ऑफ। अब चाहिए इमेज का, तो इमेज ई बना है, ई बना है, तो फाइनल इमेज देखना है ना। तो फाइनल इमेज बनाने के लिए ये वाला एंगल देख लो, इसका क्या नाम देंगे हम, बीटा। अगर ये बीटा है तो इधर भी बीटा होगा, तो सेम सही हो गया, आंख पे जा रहा है वही। तो देखिए बीटा है कहाँ से, इससे निकाल सकते हैं। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर ही लिख देते हैं, बीटा बराबर ये वाला कितना हुआ एच, और ये कितना है एफ ही, यू ही ना है जी, एफ ही से कम ना है। तुम कहाँ पे इमेज बना रहे हो, डी पे बना रहे हो ना, तो एफ ही के अंदर होना चाहिए ना।
मेन चीज को नहीं भुलाना है। तो एच बाई यू ई, बताओ यहां से दोनों को डिवाइड कर देंगे, काम हो जाएगा। मैग्निफिकेशन किसके लिए, नियर पॉइंट के लिए, तो क्या लिखेंगे थीटा आई ना, तो थीटा आई की जगह बीटा है, तो बीटा अपॉन बीटा का वैल्यू कितना है एच बाई यू ई, तो एच बाई डिवाइडेड बाई एच बाई एफ ओ। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा एच बाई यू ई इंटू एफ ओ बाई एच एच एच, तो कितना आया एफ ओ अपॉन यू ई। फिर से लेंस फार्मूला का यूज करो, किसका यूज करो, लेंस फार्मूला किसके लिए, आईपीस के लिए, यू ई है ना, तो यू ई का वैल्यू निकालना है तो किसके लिए लगाओगे लेंस फार्मूला, आईपीस के लिए, क्योंकि ई का वैल्यू चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए चाहिए, आईपीस के लिए। तो बताओ यू ई का वैल्यू फिर से डी और एफ ई के टर्म में आएगा, दो वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो, इसका मैग्निफिकेशन आ गया। इसमें भी ट्यूब लेंथ पूछा जाएगा, तो ट्यूब लेंथ यही ना होगा। अभी के केस में बताओ ट्यूब लेंथ कितना है, ये इमेज कितना है एफ ई, एफ ओ ना, ये क्या है यू ई, तो ट्यूब लेंथ क्या बोल देगा एफ ओ प्लस यू ई। बताओ क्लियर हो गया सब कुछ, कोई कंफ्यूजन है? चलो इसका सेकंड केस बाकी है। सेकंड केस देखो, देखो ऐसे नहीं बनता है, यहां से इधर मुड़ेगा, इधर से यहां मुड़ेगा, ठीक है। डायग्राम बनाना एकदम परफेक्ट। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बनेगा, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। बताओ ये आईपीस के लिए किसका काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, एफ ई पे होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए, एफ ई पे होना चाहिए, तभी ना फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। तो ये कितना हो गया एफ ई, यू ई एफ ई के बराबर है, यू ई एफ ई के। तो बताओ एक रे यहां से लेके एक रे यहां से लेके दोनों पैरेलल जाएगा, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, कहां मिलेगा इनफाइनाइट पे, काम हो गया। फिर से इसको अल्फा मान लो, इसको अल्फा मान लो, ये अल्फा है, और इसको क्या मान लो बीटा मान लो। फिर से मैग्निफिकेशन के लिए क्या करना, बीटा बाई अल्फा निकल जाएगा। बताओ कैसा रहा सेशन, सब याद हो गया? तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। देखो शेयर करने के लिए पता है क्यों बोला जाता है, आपको क्या लगता है, बोलो जल्दी। पुण्य तो मिलेगा ही, लेकिन लोग नहीं समझते हैं कि पुण्य के लिए किया जा रहा है। यूट्यूब अभी यूट्यूबर लोग बन गया है, समझ रहा है, बहुत पैसा कमाता है सब। हम लोग का पर्पस बस यही है ना कि जो बच्चा हमसे ऑफलाइन या हमारे शहर के आसपास, कम से अभी प्राइमरी फोकस, जब उस तरह से ऑडियंस का सपोर्ट मिलेगा तो यूट्यूबर एक दिन हम लोग भी बच जाएंगे, है ना। हम लोग का अभी टारगेट बस यही इतना है, छोटा सा प्रयास यही कर रहे हैं कि जो हमारा शहर है ना, जिसका नाम क्या है मसौढ़ी, एक बहुत ही पुराना शहर है जिसका पहले नाम क्या हुआ क्या करता था, तारेगा ना, ये आर्यभट्ट की धरती है ना। हमको ऐसा पर्सनली बिलीव है कि तारेगना का जो मिट्टी है ना उसमें बहुत पावर है। पर्सनली ऐसा बिलीव है कि यहाँ का मिट्टी में थोड़ा सा ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी वैरी करता है ना जी, हर जगह का मिट्टी का फर्टिलिटी बराबर होता है क्या, बोलो, हर जगह का मिट्टी का फर्टिलिटी बराबर नहीं ना है। कहीं का मिट्टी, राजस्थान में चल जाओ बंजर भूमि तुमको मिलेगा, खाली रेगिस्तान मिलेगा, है। हम लोग की तरफ सब कुछ बढ़िया सा मिट्टी है ना, सब फसल हम लोग खाने पीने वाला उसको उपजाऊ बना लेते हैं। तो खाली फसल के लिए नहीं, हमको ऐसा लगता है कि यहाँ का जो आदमी है या जो बच्चा है ना, उसमें दो कैपेसिटी है, बस थोड़ा सा गाइडेंस के वजह से वो बर्बाद है आज का जनरेशन। यहाँ का बच्चा मेहनती भी बहुत होता है, ठीक है, मेहनती भी बहुत है, इसमें कोई क्षमता नहीं है, इसमें पोटेंशियल भी बहुत है। बस दिक्कत क्या है कि दोनों अगर कंबाइंड हो जाता तो तारेगना फिर से तारेगना बन जाता, फिर से बन सकता था। आप इसको इतिहास के पन्नों में इसको आप पढ़ सकते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये था नहीं था, ये पता चलेगा, बहुत पहले का बात है। तो है तो अभी भी वही धरती ना, हम लोग अब नया जनरेशन मसौरी में है। तो आर्यभट्ट तो चलो बहुत दूर की बात है बनना, लेकिन उसके रास्ते पे चल तो सकते हैं ना। आर्यभट्ट का मेन अगर चलने का बात अगर हम बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, नॉलेज पे हम फोकस करना चाह रहे हैं। आप लाइफ में ये कोशिश करो कि जब तक मतलब हो पाए ना, जितना हो पाए, जिधर से भी सीखने को मिल रहा है कुछ भी, उसको आप गेन करने की कोशिश करो। आदमी क्या है ना कि मस्त मौला है, आदमी का जो लर्निंग है ना वो नेचुरल नहीं है मेरे हिसाब से। जो सीखना जो काम है ना, सीखना
सीखना एक काम है, तो क्या ये नेचुरल काम है? नहीं, हमको तो नहीं लगता है। कोई आदमी पैदा लेता है, बच्चा पैदा लेता है, उसको खिलाओ पिलाओ, इधर उधर कराओ, वो कभी चाहेगा कि हम किसी चीज़ के बारे में सीखें? और सीखेगा तो वही चीज़ ना जिसको उसमें इंटरेस्ट है। और जनरली इंटरेस्ट पैदा हम लोग को या बच्चा को सब किस में होता है? जिसमें उसको इंटरटेनमेंट मिले। तब पढ़ाई में इंटरटेनमेंट लाना इतना आसान काम तो है नहीं। पढ़ाई में इंटरटेनमेंट आएगा, मिलेगा तुमको, मज़ा तो खूब मिलता है, लेकिन किसको मिलेगा? जिसका बेस स्ट्रांग है, जो चीज़ों को समझने के लिए तैयार है, उसको मिलता है। ठीक है, हम लोग का अभी का टाइम बता रहे हैं, सच में यही हो रहा है ना, यूट्यूब का ज़माना है। छिछला पढ़ाई हो गया। छिछला समझता है? नहीं। जैसे एक होता है कि चीज़ों को पूरी तरह से समझ रहे हैं हम, चीज़ों को पूरी तरह से समझ रहे हैं हम, ठीक है। एक हुआ क्या कि जैसे हम कुछ पढ़ा रहे हैं, मैग्नीफिकेशन पढ़ा रहे हैं, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला रट लिया। जैसे हम एग्जाम्पल समझाते हैं, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है सिंपल माइक्रोस का 1+d/f है, एक होता है ना फार्मूला। तो आज का तरीका है, आज बच्चा कैसे, में जनरली जो बच्चा पढ़ रहा है 95% वो क्या पढ़ रहा है कि मैग्नीफिकेशन ही रटा हुआ है उसको, लेकिन इसको पता नहीं है कि है क्या। समझ पा रहे हो क्या? मैग्नीफिकेशन रट लिया कि 1+d/f होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इससे क्या निकालते हैं, इसका क्या मतलब है। तो ये बताओ, ये जो नॉलेज जिस बच्चा के पास है, वो बच्चा लाइफ में कहाँ तक चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएगा, समझ पाएगा? जिंदगी उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो जिंदगी का नाम सीखना है, ठीक है। जो सीखने का नाम बोलता है ना कि सीखने का नाम जिंदगी है, सही बात है। आप लाइफ में जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही आपको लाइफ थोड़ा आसान बनते चला जाएगा। और जितना चीज़ों को सिमटा के रख दोगे ना कि बस इतने हैं, तो आप उतना ही में रह जाओगे। आप तो उसी के बारे में जान रहे हो ना, उसके बाहर भी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा था, आप उसको जानने का कभी प्रयास ही नहीं किए। और जानने का प्रयास कौन कर सकता है? जो इस सब को जानने का, जो हम पढ़ा रहे हैं या जो सब्जेक्ट आपका सिलेबस है उसको जानने का कोई प्रयास अगर कोई बच्चा कर रहा है, तो इन फ्यूचर दुनिया के बारे में भी जानने का कोशिश करेगा। और दुनिया के बारे में जानने का कोशिश अगर तुम करने लगा तो तुम एक अच्छा इंसान बनने वाला है। तुमको नॉलेज हो गया सब जगह का ना, सब कुछ के बारे में नॉलेज हो रहा है, तो तुम कहीं भी सर्वाइव कर लेगा। सर्वाइव करना भी तो है धरती पर। अब सर्वाइव कहाँ करना है? तो अपने घर में ही सर्वाइव करना है। कोई ज़रूरी है? लाइफ का अगर अपॉर्चुनिटी उससे बेहतर कहीं और जगह पे मिल रहा था, हम वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ों को समझिए, इसका थोड़ा वैल्यू रखिए। आज के टाइम में मसूरी में तो पढ़ाई का समझिए रहे हो क्या हो रहा है, बर्बाद है। तुम लोग भी मसूरी से हो, यहीं से पढ़ रहे हो। आपका क्या सवाल, डेली हम टेस्ट लेते हैं, पूछते हैं ना जी, इतना वीडियो मेहनत बनाने के बाद भी बच्चा से क्लास में पूछते हैं कि देखा था वीडियो, सवाल का जवाब आ रहा है? आता है? 100% आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए? अभी भी 100% मिल रहा है? अभी भी मैक्सिमम हमको लगता है ना 30 से 40% ही जवाब मिल रहा है। बाकी 60% बच्चा क्या है, एकदम पीछे चला रहा है। मतलब उसको वीडियो देखने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? डिसिप्लिन का कमी है। समझ रहा है? अभी बता रहे थे ना कि मसूरी का जो बच्चा मेहनती भी है, पोटेंशियल भी है, बस कमी कहाँ हो जाता है? डिसिप्लिन का कमी हो जाता है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अगर डिसिप्लिन को मेंटेन करोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। और तुमको लगेगा कि नहीं जो है सो हम ही है, ये मार्च सबका तो काम है बोलना, बोलते रहते हैं, है ना। बस आते हैं, सोचते हैं कैसे मोटिवेट करके पढ़ा दे, ये नहीं सोचता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ अपने आप को तुम डिसिप्लिन में रखना सीखो तो सही, और उसके बाद देखो कि अपने अपने चेंज करेगा ना, अपने फील करेगा कि लाइफ में क्या परिवर्तन हो रहा है। कभी डिसिप्लिन को करके देखो। डिसाइड कल बोले थे मोबाइल चलाना छोड़ो, कितना छोड़ पाया? रिस्पॉन्स क्या है? अपने अपने सोचना मन में। यूट्यूब जो देखेंगे वो भी सोचेंगे कि मोबाइल से अभी के टाइम में दूर रहना बहुत जरूरी है। मोबाइल सबसे बड़का बीमारी है, कैंसर हो गया वो। तो क्या सही बात है? ठीक है, नहीं हो रहा है कि मार के लपड़ा दीजिए, थोपिया दीजिए, उठा कर पटक दीजिए, फिर भी मोबाइल चलाने से बाज नहीं आ रहा है। तो समझ रहा है कितना खतरनाक एडिक्शन है। इतना खतरनाक एडिक्शन किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए लाइफ में, पूरा लाइफ में, चाहे कुछ भी हो, कोई आदमी हो, कोई सामान हो, किसी के प्रति एडिक्शन का एक लिमिट होता है ना। लिमिट पार हो गया है मोबाइल वाला, तो उस पर आप कंट्रोल करिए। जितना जब आपको पता है कि खराब है, पता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर भी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, तो क्या है? बैड हैबिट है। अब उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, हमें मोबाइल से दूर रखना चाहिए अपने मोबाइल। दिमाग को समझाओ कि नहीं यही तो बीमारी है, यही तो बीमारी है, सामने में मेरा बीमारी है। तब बीमारी को नज़दीक लाएंगे, दूर भेजें तो दूर नहीं जा रहा, वो तुमको बीमारी अट्रैक्ट कर रहा, बुला रहा है कि आओ 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 मेरे पास। तो इस सब चीज़ से बचो। देखो ये चीज़ है, हम बता रहे हैं ना, मसूरी के आसपास अगर तुम्हारा घर है और यहाँ का मिट्टी से अगर कुछ रिलेशन है, संबंध है, तो इसमें बहुत पावर है। तुम खाली थोड़ा सा डिसिप्लिन को मेंटेन करो। हम बोल रहे हैं ना बिहार टॉपर यहाँ से आएगा,
भरोसा तो करो। आएगा बिहार टॉप यहाँ से कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन टीचर को समझना पड़ेगा, पढ़ाई का उस लेवल को भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या पढ़ाई का लेवल क्या है कि सब कुछ पढ़ा दो, बच्चा से पूछो तो रिजल्ट कितना आ रहा है 30 से, तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए जी। एक मास यहाँ से प्रोड्यूस भी होना चाहिए कि हाँ सक्सेस रेशियो भी बहुत बढ़िया है, तब ना बाहर का भी बच्चा हो सकता है कि यहाँ पे पढ़ने आए। अभी कहाँ का बच्चा मसूरी के आसपास गाँव में से ना आता है, और गाँव वाला बच्चा भी आके क्या कर रहा है यहाँ, तो गाँव के जैसन उसका पढ़ाई भी दिया जा रहा है, पढ़ना चाहता भी नहीं है वो, सही बात है। हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत सारा को हम ऐसा ऑब्जर्व किए हैं कि उसका दिमाग में है ये नहीं कि हमको पढ़ना है, केवल उसको काम क्या है कि इंटर पास कर जाना है। तो ये मानसिकता लेके चलोगे तो लाइफ में तो कुछ नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि नहीं पढ़ोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन जहाँ तक ज्ञान का बात है वो नहीं मिलेगा। तो ज्ञान अलग चीज़ है, पैसा अलग चीज़ है, दोनों में रिलेशन भी है। आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो पैसा कमाना आसान हो जाएगा। आपके पास पैसा है, ज्ञान नहीं है, तो पैसा जो गार्जियन पिताजी आपके दे के जाएंगे हो सकता है कि वो भी लुटा दो। वो बुद्धि रहेगा तब ना रखोगे जी, तब पैसा रखने का भी बुद्धि होना चाहिए, उसके लिए नॉलेज तुमको ज़रूरत है कि कैसे अर्थव्यवस्था के बारे में समझना है कि पैसा का जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे होना है। तो सीखने के लिए तो पूरा दुनिया है, जितना सीख सकते हो जी सीखो। ठीक है, तो इसको मेंटेन करो थोड़ा। इसको शेयर इसलिए करने के लिए हम बोल रहे हैं कि बहुत सारा बच्चा जो है वेब क्लासेस में इसलिए नहीं आ पाया है या आ पाता है कि हम लोग थोड़ा ऑफलाइन का फी थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, शायद हम लोग ऑब्जर्व किए इस बात को भी। तो लोग बोला कि सर जैसे फी का स्ट्रक्चर हम लोग का क्या होता है, 8 क्लास से हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो 8 क्लास का लेते हैं 8000। ऐसे ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल नहीं है, ये नॉमिनल फ़ी होना चाहिए। लेकिन मसूरी का जो मार्केट है उसी के हिसाब से लोग बोलते हैं। 9th का फ़ी हम लोग रखे थे 9000। इसको प्री फाउंडेशन कोर्स देने के लिए बोले थे कि प्री फाउंडेशन कोर्स आपको देंगे। और 10th का बोर्ड लेवल का बच्चा मेरे पास मिला था मास में, बोला कि नहीं सर हमको बोर्ड का फिलहाल तैयारी कराना है, तो इसके लिए हम 8000 फीस रखे थे। ये दोनों को हम प्री फाउंडेशन कोर्स देने के लिए बोले। बहुत सारे गार्जियन का रिस्पांस देखे, बच्चा का रिस्पांस देखे, बच्चा कंपेयर करता है मार्केट से कि मार्केट में और भी इंस्टीट्यूट है सर, वहाँ पे 3000 में पढ़ाई हो रहा है, 4000 में हो जा रहा है, 2000 में हो जा रहा है। तो बताइए क्वालिटी को मेंटेन करने का एक मिनिमम कॉस्ट होता है ना, है जैसे लाइफ बॉय साबुन है, कोई और साबुन है, तो दोनों का दाम डिफरेंट है ना। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वो जो चीज़ से बना है वो मटेरियल का भी कॉस्ट का फ़र्क होता है। अब यहाँ पे अगर हम क्वालिटी वाला टीचर को हम यहाँ पे अगर रख पा रहे हैं या उससे आपको पढ़वा पा रहे हैं, तो क्वालिटी के हिसाब से उसको पे भी तो करना पड़ेगा। तब बच्चा अगर पेमेंट नहीं करेगा तो कैसे इंस्टीट्यूट रन होगा? नहीं होगा। तो हम लोग को लगा कि आखिर देखो ये सब कारण भी पता है क्या है, ये लोग क्यों बोलते हैं। ये वीडियो में हम इसलिए लास्ट में बोल रहे हैं ताकि वीडियो लंबा हो, जिसको नहीं देखना होगा नहीं देखेगा, जिसको लगेगा कि देखना है वो देख लेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो हमारे हिसाब, तुमको क्या लगता है कि ज़्यादा फी है? हमको तो बिल्कुल नहीं लगता है कि ज़्यादा फी है। उसके बाद भी अगर गार्जियन को लग रहा है तो क्यों लग रहा है, उसका कारण पता है, कहीं ना कहीं उनका नॉलेज का भी कमी है। उनको ये नहीं पता कि ये क्या पढ़ाने वाले हैं, ये क्या पढ़ाने वाले हैं, ये क्या पढ़ाने वाले हैं, उसको ये नहीं पता है। उनको बस पता है कि 8वां का पढ़ाई है, 9वां का पढ़ाई है, जो होना चाहिए हो दीजिए। तो ऑनलाइन है ना कि वीडियो बना के दे दीजिए, एक बार बन गया तो रिकॉर्डेड है, 100 रुपया में कोई पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन में डेली आके मेहनत करना है, एक एक बच्चा को पे ध्यान देना है, उसको सिखाना है, उस पर मेहनत करना है, जिम्मेवारी ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाना की नहीं है। टीचिंग एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है। अगर कोई ऐसे अपना टाइम पास के लिए कर रहा है या कर रहा है तो वो सही नहीं है, बच्चा का लाइफ खराब हो जाएगा। एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट होता है ना जी, तो एक भी बच्चा के लाइफ से अगर कोई खेल जा रहा है। हम लोग अभी इस जो अभी यूट्यूब पे ये वीडियो जाने वाला है, हम लोग आपको बुलाए थे, क्यों बुलाए थे, इसका कारण क्या था कि हमको लगा कि जो बच्चा को ज़रूरत है एक्स्ट्रा देने का या एक्स्ट्रा करवाने का, उसको हम अलग से टाइम देना पड़ेगा हमको। तो इसको बोलते हैं पर्सनल अटेंशन। क्या बोलते हैं इसको? तब पर्सनल अटेंशन अगर बच्चा को नहीं दिया जाए, एक मास के रूप में बच्चा आ रहा है और जा रहा है, तो उसका ग्रोथ हो जाएगा। बच्चा का वैरायटी बहुत ना है, कोई साई होता है, कोई थोड़ा फ्रैंक होता है, कोई मीडियम होता है, तो सबके स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको ग्रो अप कराना चाहिए। ये जो काम है वो इतना आसान थोड़ी है। अब 500 लेकर किसी बैच में या 100 लेकर किसी बैच में पढ़ रहा है, तो 100 बच्चा पे टीचर ध्यान दे पाएगा जी? हैं, दे पाएगा? जो कमजोर रहेगा वो कमजोर ही रह जाएगा, और जो पहले से बढ़िया था वो बढ़िया रह जाएगा। है तो कमजोर वाला को फायदा क्या हुआ? नहीं ना हुआ। लेकिन पढ़ाई अगर हम एक संस्थान चला रहे हैं, एक बच्चा यहाँ पे हमारे पे भरोसे पे आ रहा है कि या गार्जियन भेज रहे हैं कि इसका ग्रोथ होने वाला है, तो ग्रोथ के हिसाब से हमको मेहनत करवाना पड़ेगा। अब मेहनत करवाने के लिए बताओ ये ज़्यादा पैसा है जी? नहीं ना है। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं क्या ना कि आप यहाँ का जो गार्जियन है या जो बच्चा है ना, उसको क्वालिटी का कुछ परख नहीं है। उसको लगता है कि सब तो वही चीज़ पढ़ाते हैं जो आप पढ़ाते हैं, कुछ अलग थोड़ी है।
लेकिन अलग है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा? तो पढ़ने के बाद पता चलेगा ना। तो हम लोग सबसे बढ़िया सोचे क्या उपाय क्या है कि हम लोग यूट्यूब पे एक मोटा मोटा सिलेबस पढ़ा देते हैं, ठीक है, जिसको पढ़ के गार्जियन हो या बच्चा हो जो पढ़ा लिखा इंसान है वो वीडियो देख के समझ जाए कि ये टीचर क्या पढ़ाने वाला है, इसका कंटेंट क्या है, इसका क्वालिटी क्या है, इसका ग्रोथ क्या है, ठीक है। अब उसके हिसाब से बच्चा को अपना भेजेगा। तो ये क्या है कि हम इसको शेयर हम लोग क्यों करवाना चाह रहे हैं आपसे, और अपने आसपास के बच्चों को शेयर इसलिए करवाना चाह रहे हैं ना कि इसको देख के उसको कंटेंट का एक समझ हो पहला, और उसको लगा कि नहीं टीचर जो पढ़ाते हैं वो सही पढ़ाते हैं, सिलेबस में यही है, इसी से सवाल बन रहा है, पढ़ाई समझ में भी आता है, तो बच्चा हम लोग के पास जुड़े, ठीक है। और यूट्यूब से तो हम लोग सेवा देते ही रहेंगे, लेकिन एक फुल कोर्स पढ़ाने में समय लग जाएगा, है कि नहीं? अगर 11वीं-12वीं का अगर हम पूरा फिजिक्स यहाँ पे पढ़ाना शुरू करें तो एक दिन में संभव है? आप पढ़ाई हड़बड़ में तो होने का चीज़ नहीं है। ये पढ़ाई जो पेशेंस खोजता है। कोई बताओ कहिया से पढ़ रहे हो? 20 साल से, हैं? 15 साल से, अभी 5 साल और पढ़ोगे तो अपना लाइफ का 25 साल हम लोग स्टडी पे खर्च करते हैं। समझ रहे हो जी? कितना बड़ा समय है स्टडी पे खर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं या क्यों लोग करवा रहा है? क्योंकि पता है ना कि पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये पेशेंस का चीज़ है। तो हम लोग के पास तो अभी डिजिटल बोर्ड आया ही है। अब उस टाइम रहा नहीं कि आप बोर्ड पे लिखिए या पढ़ाइए तो काम होगा, चलेगा? नहीं चलेगा। लोग क्या है, लोग के पास टाइम कम है। सही बात है, बहुत कम है टाइम। तो कम समय में जल्दी से आगे बढ़ना है तुमको, कंपटीशन है, कंपटीशन में अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हो तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो इसका हम लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, अब देख भी रहे हैं कि उठा रहे हैं, अच्छा खासा उठ रहा है बेनिफिट। आपको नहीं लगता है कि अच्छा खासा बेनिफिट तुमको मिल रहा है? तो ये लगाया भी गया था आपके बेनिफिट के लिए ही। तो इसको अपना तक सीमित मत रखिए। ये सच है ना, जो हम बात कर रहे हैं क्या झूठ है? सच है ना। तो सच है तो सच को फैलाना जरूरी है कि नहीं है? झूठ जल्दी वायरल होता है नहीं? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो झूठ को वायरल कर देते हैं, हो भी जाता है। जैसे एक बढ़िया सा एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट है, रक्षाबंधन में एक झूठ वायरल हुआ था ना। रक्षाबंधन के दिन एक झूठ वायरल हुआ, इतना तेजी से वायरल हुआ, मतलब जिसका हिसाब किताब नहीं है। 10-11 बजे रात तक हम मैक्सिमम लोगों से हमको ये रिस्पॉन्स मिला, 10-11 बजे रात तक सबके मोबाइल में मैसेज पहुंच गया था। सबके मोबाइल में। कहाँ से? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, कि राखी खोल के सोइए और नहीं तो आप पार हो जाइएगा। हाँ, अब बताइए ये क्या है? ये क्या है बताओ? जो ये वायरल हुआ ये क्या था? मतलब इससे बड़ा भी झूठ हो सकता है? अब देखो एक एग्जाम्पल तुमको बताए कि झूठ कितना तेजी से वायरल हुआ। अब हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बच्चा को लग रहा है कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमको भी लग रहा है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं। क्या रातों रात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मेरा वीडियो फैल जाएगा? सोच के बताओ। नहीं फैलेगा। क्यों? सच से किसी को मतलब लगाव ही नहीं है। मैक्सिमम लोग आज किसको एक्सपेक्ट कर रहा है? झूठ को। वो चाहता है कि हम झूठ सुने। समय बहुत खराब आ चुका है, लोग चाह रहा है कि हमको झूठ परोसा जाए, और झूठ लेके अपने आप को मूर्ख बना रहा है और पता नहीं कैसे जी रहा है। समझ पा रहे हो? लोग कह रहा है, सब कह रहा है कि हम पढ़िए रहे, नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है सब। तुम ही बताओ कि सब पढ़ रहे हो सब? तो बताओ सच क्या है? सच से कोसों दूर है बच्चा। जानता है, ऐसा नहीं कि नहीं जानता है, लेकिन अपने आप को ठग रहा है। तो हम यही चाह रहे हैं ना कि तुम लोग थोड़ा सा अपना ईमानदारी पे आ जाओ। इसको फैलाओ इसीलिए कि जितना लोग का भला हो सके हो जाए। इससे हमको कोई अभी का बैच बताओ, ऑफलाइन भी हम लोग फ्री में अनाउंस कर दिए ना। मसूरी को और क्या दे सकते हैं हम? बोलो, इससे ज्यादा क्या दे सकता है? आदमी अपना मेहनत लगा के आपको पढ़ा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपका जिम्मेवारी क्या बनता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर ज्ञान मिल रहा है, वो भी सही नॉलेज मिल रहा है, तो लेके लाइफ में आगे बढ़ जाए। अगर आप यहां पे अगर आप मिस कर जाते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको क्या कहा जाएगा? इस मिसकॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो मिसकॉन्सेप्ट नहीं ना करना है। अब मसूरी में बच्चा है, ठीक है, हम लोग तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसका एक कारण तो ये फी है, और दूसरा कारण डिसिप्लिन है। थोड़ा डिसिप्लिन की वजह से भी सुनने को मिलता है कि बहुत सारे के दिमाग में चल रहा है कि वहां बहुत टाइट है, उठा के पटक देते हैं, ऐसा माहौल है। तो बहुत लोग सोचता है कि काहे जाएगा, नहीं पढ़ना है तो ऐसा जगह पे पढ़ो जहां पे कोई बोलने वाला नहीं हो, है ना। तो लोग ऐसा जगह खोज रहा है कि जहां पे बोलने वाला कोई ना हो। तो बताओ ऐसा होना चाहिए क्या? आप इसके फेवर में हो?
अगर क्लास चल रहा है उसमें बच्चा कोई बदमाशी कर रहा है या जो कूट पटांग हरकत कर रहा है, उसको अगर टीचर इग्नोर करके पढ़ा रहा है, टीचर बोल रहा है कि क्लास में सूत जाओ, हल्ला मत खाली करना लेकिन सूत जाओ, मोबाइल चला लो, कोई दिक्कत नहीं, फी जमा कर दो, ये डिसिप्लिन क्या टॉलरेट करने वाला है? नहीं ना। तो ये सब चीज़ को लोग कुछ छूट दे के बच्चे को अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो ये आकर्षण का जो केंद्र है वो क्या है? क्षणिक है। आपको अभी करने में मज़ा आ सकता है कि सर क्लास में मोबाइल चलाने के अलाउ करते हैं, ये आपको अभी अच्छा लग सकता है, लेकिन ये आपके फ्यूचर के लिए खराब नहीं है, ये लेके डूब जाएगा तुमको। समझ रहा है? इसको खराब नहीं कहते हैं, इसको लेके डूब जाना कहते हैं। ठीक है, टीचर कह रहा है कि हम तो डूबेंगे, चलो तुम भी। काहे हमको तो सुनने में मिलता है काहे से करते हैं, हम एक दूसरे रिस्पॉन्स लेने का कोशिश किए तो कहता है कि एक बात बताइए सर, 3,000 के फी में 11th 12th का फिजिक्स पढ़ने आया है ऑफलाइन में, साल भर उसको 2 साल उसके सामने हम आके मतलब उसको मेहनत करके सिखाएंगे, ये फी क्या देगा? 3,000। तो उसको कैसे हम पढ़ा दें? तो हम बोलते कि ऐसा कीजिए कि 3 की जगह आप 6 लीजिए, तो कि 6,000 फी कर देंगे तो बच्चे नहीं आएगा। तो ग्रो अप, कोई भी शहर, कोई भी बच्चा, कोई भी घर, कोई भी परिवार ग्रो अप तभी करेगा ना जब वो रिस्क लेगा। ठीक है, अभी भी तुम्हारे साथ वही है, इससे कंप्रोमाइज अगर आप कर लेते हो ना अभी 3,000 6,000, तो बिल्कुल गलत है। यहां पे माहौल हम चाह रहे हैं कि बदले। ठीक है, मसूरी का माहौल बदल सकता है, लोग क्वालिटी डिमांड करेगा। कब करेगा? जब वो सही में पढ़ना चाहेगा, सही में आगे बढ़ना चाहेगा तो ना। अब बच्चा खुदे जा रहा है कि ना खाली बोर्ड पास कराइए ना, आप ज्यादा टेंशन आप क्या ले रहे हैं? ज्यादा आप टेंशन क्या ले रहे हैं? आप बोर्ड पास करा दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। तब बोर्ड पास करने से नौकरी मिलेगा रे? नहीं मिलेगा। सब उपाय होना चाहिए, सबका व्यवस्था होना चाहिए। बोर्ड पास करने के लिए आया, बोर्ड उसको पास कराइए, जो कंपटीशन का बच्चा उसको कंपटीशन में बैठाइए, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा सुविधा मिल पाता है? अब मिल पाएगा? तो जागरूक होने का जरूरत किसको है? बच्चा को। अगर आप 11th 12th में पढ़ रहे हैं और आपको ये आइडिया नहीं है कि हमको कहाँ पे पढ़ना चाहिए, किससे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो आगे तो भगवान मालिक है फिर। तो हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, जितना बच्चा हम लोग से भी दूर है ना उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा पहुंचा दो। ठीक है, देखना जबरदस्ती तुम दिखा नहीं ना दोगे, लिंक को शेयर करो, किसी का फायदा हो जाएगा, तुम्हारा नाम जरूर लेगा कि एग्जाम में ये हमको लिंक दिया था, इनसे हम पढ़े, मेरा काम हो गया। तब तुमको भी थैंक यू बोलेगा ना। हो सकता है कि खर्चा उर्चा भी कर दे आपको पास करने के बाद कि चलो एक आध दिन स्विंग में चलते हैं। तो ये भी हो सकता है। हम लोग का क्या होगा कि हम लोग का एक ऑडियंस बेस तैयार होगा। हम लोग को पता है जितना ज़्यादा जैसे क्लास पढ़ा रहे हैं, तो अभी यहाँ पे 50-100 बच्चा, अगर अभी के टाइम में जैसे सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं या वैसा क्लास ले, जैसे 100 बच्चा, 150 बच्चा, 200 बच्चा है, तो एक माहौल बनता है कंपटीशन वाला, तो वो बनाना जरूरी है ना। वो बनाना जरूरी है, तो उसमें थोड़ा सा आपका कोऑपरेशन का ज़रूरत है। तो देखिए, इसको शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।